हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हमारा आज का टॉपिक है असामान्य आणविक द्रव्यमान, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो असामान्य जो आणविक द्रव्यमान है वो हम पढ़ेंगे। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सुनिए फिर क्या होता है। आप किसी विलेय पदार्थ को और किसी विलायक में डालते हो, और विलायक में डालते हो तो या तो वो विलेय पदार्थ उस विलायक में जाकर के आयनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो विलेय पदार्थ विलायक में जाकर के और जो विलायक के कण हैं उन विलायक के कणों के साथ संगुणित हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा उनके साथ। दो ही कंडीशन हो सकती हैं कि विलय को जब विलायक में मिलाओ तो विलायक में जाकर के वो और आयनों में डिवाइड हो जाए, अर्थात उसका वियोजन हो जाए, या फिर वो विलायक के कणों के साथ जाकर के एसोसिएट हो जाए, संगुणित हो जाए। दो ही शर्तें हो सकती हैं, और ऐसा करने से और उस विलय के जो कणों की संख्या है वो उस सॉल्यूशन में और अलग अलग हो जाएगी, अर्थात उस विलेय पदार्थ का उस विलायक में अगर आयनन हो रहा है, वो आयनों के रूप में टूट रहा है, तब तो कणों की संख्या अधिक हो जाएगी। और अगर वो विलेय जो आपने ऊपर से मिलाया है, अगर वो विलायक में जाकर के और विलायक के कणों के साथ एसोसिएट हो रहा है, संगुणित हो रहा है, तो फिर वहां आपके कणों की संख्या कम हो जाएगी, और वो कणों की संख्या बढ़ने या फिर घटने से और अणु संख्या गुण बदल जाएंगे। उस सॉल्यूशन के अणु संख्या गुण बदल जाएंगे, और अणु संख्या गुण बदल जाने से और उस सॉल्यूशन में विलेय पदार्थ है उसका अणु भार या तो कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, यानी अणु भार बदल जाएगा, सीधी बात, या तो कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा। और इस अणु भार को कम या अधिक होना किसी सॉल्यूशन में और विलेय को डालने पर और उसके घुलने या संगुणित होने पर और जो अणु भार है उसके कम या अधिक होने को ही हम असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो दोबारा फिर सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूं। जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक में घोलने पर विलेय पदार्थ या तो उस विलायक में आयनित हो जाता है या संगुणित हो जाता है, और इस कंडीशन में विलेय पदार्थ के और कणों की संख्या में या तो वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, और कमी या वृद्धि हो जाने से और उस विलयन में और अणु संख्या गुण बदल जाएंगे, अर्थात अणु संख्या गुण कम या अधिक हो जाएंगे, और अणु संख्या गुण बदल जाने से, परिवर्तित हो जाने से उस सॉल्यूशन में विलेय पदार्थ का अणु भार भी कम या अधिक हो जाएगा, और जो अणु भार है वो वास्तविक अणु भार से बदल जाएगा। वो अणु भार जो प्राप्त हो रहा है वो वास्तविक अणु भार से या तो कम प्राप्त होगा या ज्यादा प्राप्त होगा, और इस प्रकार अणु भार के वास्तविक अणु भार से कम या अधिक प्राप्त होने को हम असामान्य आणविक द्रव्यमान या असामान्य अणु भार कहते हैं। तो जैसे मैं बात करूं, आप 1 मोल NaCl को ले रहे हो। सपोज कीजिए आपने 1 मोल NaCl लिया और जल में डाला। जल में डालने पर Na प्लस और Cl माइनस दो कणों में डिवाइड हो गया, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो दो कण बन गए। आपने इसका 1 मोल लिया था। कितना मोल लिया था? 1 मोल। हम बात कर रहे हैं 1 मोल की, कि हमने माना है कि 1 मोल आपने लिया और जल में डाला तो इसका 2 मोल बन गए, 2 मोल इसके बन गए। इसी प्रकार जैसे आपने CaCl2 है, इसका 1 मोल लिया आपने और जल में डाला आपने, तो इसका Ca+2 टूटेगा तो कैसे होगा? Ca+2 यानी ये पैरों वाली इस पर आ जाएगी आवेश के रूप में, और क्लोरीन यहाँ 2 हो जाएंगे, जो पैरों में लगा है वो ऋणावेश के आगे भी जाएगा, तो 2Cl-, तो 1 कैल्शियम यानी यहाँ 1 लगा है, 1 कैल्शियम और 2 Cl, तो कहने का अर्थ 1 और 2, तो टोटल कितने हो गए? 3 कण। तो CaCl2 का आपने 1 मोल लिया और उस सॉल्यूशन में जाकर के 3 मोल बन गए, 3 कण बन गए। इसी प्रकार और देखिए, जैसे आप एक संकुल यौगिक ले रहा हो K4FeCN6, K4FeCN6, आप इसको जल में डालोगे तो याद रखना
जल में डालोगे, ये संकुल वाला भाग नहीं टूटेगा, इतना भाग तो जल में अलग हो जाएगा और ये बाहर वाला अगर आयन है वो अलग हो जाएगा। तो कैसे टूटेगा? ये यूं टूटेगा, आप जल में डालोगे तो 4 पोटेशियम प्लस के बन जाएंगे, ये पैरों में संख्या आगे आ जाएगी धनावेशित रूप में, और एक दूसरा पूरा का पूरा संकुल भाग इस प्रकार यहां यूं शेष रह जाएगा और वो संकुल आप इस प्रकार यूं लिख दोगे। तो अब 4 तो ये कण बन गए और एक पूरा ये कण बन गया, -4 वाला पूरा एक कण है, एक कण ये बन गया, टोटल कितने कण बन गए? टोटल 5 कण बन गए। मैं बोलूंगा 1 मोल K4FeCN6 का जब आपने पानी में 100% आयनन किया तो इसके 5 मोल प्राप्त हो गए, 1 मोल से 5 मोल बन गए। अब एक बात आप याद रखना हमेशा कि यहां देखो कणों की संख्या 1 से 2 बन गए, यहां कणों की संख्या 1 ही थी और 3 बन गए, यहां कणों की संख्या 1 ही है और 5 बन गए, 5 बन गए। तो कणों की संख्या सॉल्यूशन में यानी विलेय पदार्थ है और विलेय पदार्थों की कणों की संख्या उस सॉल्यूशन में जाकर के बदल गई तो अब अणु संख्या गुण भी उस सॉल्यूशन के बदल गए और अणु संख्या गुण बदल जाने से याद रखना इन विलेय पदार्थों के उस सॉल्यूशन में जो अणुभार है वो वास्तविक अणुभार से और इनके अणुभार भी बदल जाएंगे, अर्थात इनमें कणों की संख्या अधिक हो रही है तो इनके वास्तविक जो अणुभार है इससे इनका अणुभार अधिक हो जाएगा और अणुभार अधिक हो जाना या फिर कम हो जाना वो कहलाता है अब नॉर्मल यानी असामान्य। तो अब जैसे मैं आपको यूं बता रहा हूं, और अणु संख्या गुणधर्म आप ध्यान रखना हमेशा अणु संख्या गुणधर्म अणुभार के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो एक बात आप कि अणु संख्या गुण हमेशा अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अणुभार के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का अर्थ है आपने 1 मोल NaCl लिया तो 2 कण बन गए, 2 कण बन गए तो मैं बोलूंगा कि यहां इसका जो अणु संख्या गुणधर्म और अणुभार का संबंध है वो 1/2 हो जाएगा। फिर आपने CaCl2 लिया, CaCl2 में 1 मोल था, CaCl2 का 1 मोल था, 1 मोल से आप ध्यान देना कैल्शियम पर +2 आ गया और 2 Cl बन गए तो कहने का अर्थ 3 कण बन गए तो इसका हो जाएगा 1/3। K4FeCN6 का आपने 1 अणु लिया और 1 अणु के जल में आयनन से और 5 कण या 5 मोल प्राप्त हो गए तो मैं बोलूंगा अणु संख्या गुणधर्म और अणुभार में 1/5 का संबंध हो गया। तो अब मैं यूं बोलूंगा कि इन सारे यौगिकों का जो अणु संख्या गुणधर्म और अणुभार है उसका संबंध देखूं तो मैं ये बोलूंगा कि NaCl में 1/2, CaCl2 में 1/3 और K4FeCN6 में 1/5 यानी इनका अणुभार और इनके वास्तविक अणुभार का 1/2 भाग, 1/3 भाग और 1/5 भाग प्राप्त हो रहा है। जो ये यौगिक मैंने लिए इन यौगिकों का जो वास्तविक अणुभार है उस अणुभार का और जल में डालने पर और 1/2, 1/3 और 1/5 भाग प्राप्त हो रहा है अणुभार का, अर्थात अणुभार में वृद्धि हो रही है। तो मैं इसे बोलूंगा आपके अब नॉर्मल मोलिक्यूलर मास यानी असामान्य आणविक द्रव्यमान। और एक प्रश्न इस पर हमारे एग्जाम में पूछा गया था और वो पूछा यह गया था कि एसिटिक अम्ल है, याद रखना मैं कई कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको बता रहा हूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हो गया, एक फार्मिक अम्ल होता है HCOOH और एक बेंजोइक अम्ल होता है C6H5COOH। ये 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक कौन से होते हैं? जिनमें COOH समूह उपस्थित होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं सारे के सारे। तो ये तीनों कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं और तीनों कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप जब याद रखना बेंजीन में घोलोगे, बेंजीन भी पानी जैसी होती है लेकिन पानी तो नहीं होती है, बेंजीन होती पानी जैसी है यानी विलायक के रूप में काम में लेते हैं। जब आप इन तीनों यौगिकों को बारी बारी से बेंजीन में घोलोगे तो ये बेंजीन में घुल जाएंगे और बेंजीन में घुलने के बाद क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन बंध बना लेंगे, हाइड्रोजन बंध बनाकर द्विनत्य रूप में आ जाएंगे, डाइमर बना लेंगे, अर्थात अपने जैसे अणु की एक कॉपी और कर लेंगे वहां पर।
अपने जैसे अणु की एक कॉपी और बना लेंगे हाइड्रोजन बंध के माध्यम से, और जिससे उसका अणुभार वास्तविक अणुभार से दुगना हो जाएगा। और दुगना हो जाएगा तो याद रखना, मैं इसे बोलूंगा कि अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैं आपको समझाता हूं, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में समझाता हूं। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा? एसिटिक अम्ल। हाँ, इसे सिरका बोलते हो आप। इस एसिटिक अम्ल को आप जब जल में डालोगे तो ये जल में जाकर के, और ध्यान देना, इस प्रकार से यूं डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? मैं बना रहा हूं आपके सामने, एक मिनट आप देखना कि इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होगा तो कुछ यूं इस प्रकार से डिवाइड होगा। ठीक है ना? यहां COOH, तो यहां आप क्या लगा दोगे? C, यहां O कर लोगे, और यहां एक H और यहां एक H। इसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड से कर देना, तो इसको बॉन्ड से कर देना, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो इसको बॉन्ड से कर देना। देखिए CH3 COOH और CH3 COOH, ये कैसे हुआ कि आपने इस एसिटिक अम्ल को और आपने बेंजीन में डाला। बेंजीन में जाकर के ये एसिटिक अम्ल और द्विलक बना लेता है। क्यों? हाइड्रोजन बंध बना लेने के साथ, यानी एक अणु इस साइड में, एक अणु इस साइड में, और दोनों अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन गया। और हाइड्रोजन बंध बनने से ये मैं बोलूंगा द्विलक, डाइमर बना लिया इसने। क्या बना लिया? द्विलक, यानी डाइमर बना लिया, अर्थात दुगुना हो गया। और दुगुना हो जाने से इसका अणुभार भी दुगुना हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का सैद्धांतिक अणुभार आप याद रखना 60 होता है। कितना होता है? 60। लेकिन जब आप इसे बेंजीन में डालोगे तो बेंजीन में जाने के बाद ये घुलेगा, घुल करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके द्विलक के रूप में आ जाएगा, और द्विलक के रूप में आ जाएगा अर्थात दो अणु बन जाएंगे। तो एक अणु का 60 था तो दूसरे अणु का भी 60 हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा, तो 120। तो विलायक में डालने पर, बेंजीन में डालने पर यह हाइड्रोजन बंध द्वारा द्विलक बना लेता है, जिससे इसका सैद्धांतिक अणुभार 60 है, वो 60 से दुगुना होकर के 120 हो जाता है। और इस प्रकार ये 60 से 120 हो जाना अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, जो कि असामान्य आणविक द्रव्यमान है। और ये इन तीनों कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि इनके वास्तविक अणुभार है, इससे इनका, और बेंजीन में डालने पर हाइड्रोजन बंध बना लेने से द्विलक बन जाता है, जिससे इनका वास्तविक अणुभार है उससे उनका दुगना हो जाता है, और वो असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो ये सामान्य सी बात आप याद रखना। और वान ट हॉफ एक केमिस्ट्री के अच्छे जानकार थे, और उन्होंने अपने नाम पर एक फैक्टर दिया जिसे वान ट हॉफ फैक्टर कहा जाता है। तो याद रखना, विलयन में जो विलय कण हम मिलाते हैं, और उन विलय कणों का जो असामान्य अणुभार होता है, यानी असामान्य अणुभार वास्तविक अणुभार से या तो कम हो जाएगा, या वास्तविक अणुभार से जब ज्यादा हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे असामान्य अणुभार। और असामान्य अणुभार होने की कुछ परिस्थितियां होती हैं। तो असामान्य अणुभार को स्पष्ट करने के लिए और वान ट हॉफ ने एक गुणांक दिया, जिसे वान ट हॉफ गुणांक कहा गया। तो हम डिफाइन करेंगे तो हम शाब्दिक अर्थ में यूं बोल सकते हैं कि विलयन में उपस्थित विलय कणों के असामान्य अणुभार को स्पष्ट करने के लिए वान ट हॉफ ने एक गुणांक I दिया। इसे I से दर्शाते हैं। वान ट हॉफ ने एक गुणांक I दिया, जिसे वान ट हॉफ गुणांक कहा जाता है। और याद रखना, वान ट हॉफ गुणांक को हम विभिन्न तरीकों से और विभिन्न सूत्रों से ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखना आप, जैसे आप लिखोगे वान ट हॉफ गुणांक I इजिकल टू, यहां आप लिखोगे ऊपर प्रेक्षित अणुसंख्य गुण, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण, और नीचे आप लिखोगे बटे में सैद्धांतिक अणुसंख्य गुण, सैद्धांतिक अणुसंख्य गुण। अब ध्यान देना, I इजिकल टू प्रेक्षित अणुसंख्य गुण। प्रेक्षित मतलब जो हम प्रेक्षण करके निकाल रहे हैं,
एक्सपेरिमेंट में हम प्रेक्षण करके, ऑब्जर्वेशन करके जो निकालेंगे वो तो आ जाएगा प्रेक्षित अनुसंख्य गुण। और सैद्धांतिक जो सूत्र के अनुसार होता है वो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूं बताऊं आपको कि जैसे CH3COOH, इसमें देखिए कार्बन 1 और 1 2 है, तो 2 कार्बन का अणुभार 24 हो जाएगा। 2 कार्बन है, 1 कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का अणुभार 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए 3 यहां रहे, 1 ये रहा, 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का अणुभार 4 हो गया। और ऑक्सीजन 2 है, तो 1 ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है, यहां तो 2 ऑक्सीजन है, तो यहां ये 32 हो गया। ठीक है ना। अब आप इनका टोटल योग करोगे तो देखिए 24 और 4 28 और आपके 32, ठीक है ना, 28 और 32 ये 60 हो गया। ठीक है, 60 अणुभार। तो अब ये जो मैंने इसको देख करके और इसका अणुभार ज्ञात किया, यानी इसके सूत्र से और जो अणुभार ज्ञात किया वो सैद्धांतिक है। वो कौन सा है? सैद्धांतिक, यानी सिद्धांत रूप में हमारे सामने जो तत्व हैं, जो परमाणु हैं, उनको देखकर हम उनसे संबंधित जो बात लिखी वो सैद्धांतिक होगी। और फिर हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से और जो ज्ञात करें, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन करके, तो ऑब्जर्वेशन करके, ऑब्जर्व करके हम ज्ञात करेंगे वो प्रेक्षित हो जाएगा, और सूत्र के अनुसार जो प्राप्त होगा वो सैद्धांतिक होगा। तो प्रेक्षित और बटे में सैद्धांतिक को हम लिखें, इन 2 राशियों का अनुपात निकालें तो वो 1/2 गुणांक I के बराबर होगा। ठीक है ना। तो थोड़ी सी बातें आप याद रखना। इसके बहुत सारे सूत्र हैं, मैं और लिख रहा हूं। जैसे I बराबर, यहां ये राशि बराबर लगा रहा हूं, इसका मतलब I बराबर, मैं यहां ना लिख करके इसके सामने लिख रहा हूं। जैसे I बराबर, यहां और लिखूंगा सूत्र, और क्या लिखोगे आप? लिखोगे आयनन अथवा वियोजन। आयनन अथवा वियोजन के बाद कणों की संख्या। आयनन अथवा वियोजन के बाद कणों की संख्या, और नीचे आ जाएगा आयनन अथवा वियोजन के पूर्व, यानी आयनन और वियोजन से पहले के कणों की संख्या। आप जानते हो आयनन किसी यौगिक का और विलायक में डालने पर आयनों के रूप में टूटना, धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के रूप में टूटना आयनन कहलाता है। वियोजन वही होता है, वियोजन का अर्थ टूटना ही होता है। ठीक है ना। तो एक ही वर्ड है दोनों, मतलब किसी यौगिक का टुकड़ों में टूटना वियोजन, किसी यौगिक का आयनों में टूटना आयनन। और तो आयनन के बाद जो कणों की संख्या है वो तो ऊपर लगा देंगे, और आयनन से पहले जो कणों की संख्या है वो नीचे लगा देंगे, तो दोनों का अनुपात निकालेंगे तो वो I हो जाएगा। तो I बराबर आयनन अथवा वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे में आयनन अथवा वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। मैं इस बात को आपको एग्जांपल देकर समझाऊं। जैसे सपोज कीजिए कि NaCl है, NaCl का 1 मोल आप ले लीजिए, यहां 1 मोल है, आप इसे विलायक में डाल दीजिए। ठीक है ना। NaCl का 1 मोल, तो आप देखोगे कि Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, तो इसका आयनन हो गया। इसका विलायक में डालने पर, NaCl का विलायक में डालने पर क्या होगा? टुकड़ों में बट रहा है, धनावेशित ऋणावेशित, तो आयनन हो गया। तो आयनन से पहले, यानी यहां तो आयनन हुआ है, आयनन से पहले यहां तो 1 कण है, तो आयनन से पहले 1 कण है, याद रखना वो तो बटे में आ जाएगा। और आयनन के बाद कितने कण बन रहे? आयनन के बाद 2 कण बन रहे, वो ऊपर आ जाएंगे, तो 2/1 की जो वैल्यू आएगी वो I अर्थात 1/2 गुणांक हो जाएगा इस समीकरण के लिए। हमसे ये पूछे कि NaCl और रिवर्सिबल Na+Cl- के लिए 1/2 गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, तो आयनन से पूर्व
जो आयनन हुआ नहीं है, तो इसका आयनन अभी तक हुआ नहीं है, आपने विलायक में डाला ही है, तो ये तो एक कण है, ये नीचे आ जाएगा, आयनन से पूर्व में आ जाएगा। और आयनन के बाद कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, ये ऊपर आ जाएगा, तो 2/1, तो I = 2/1। ये क्या हो जाएगा, ये अणुसंख्या गुणधर्म के हिसाब से, और आपके ये वाटा गुणांक I का मान हो जाएगा। इसी में और देखना, हम और सूत्र लिखते हैं, जैसे आप सामान्य सी कई बातें पढ़ के आए हुए लेसन में, हमने लिखा डेल्टा P बटे में डेल्टा P, ऊपर कर देना प्रेक्षित, नीचे कर देना सैद्धांतिक, ऊपर तो प्रेक्षित और नीचे सैद्धांतिक। और डेल्टा P आप जानते ही हो, डेल्टा P वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है ना, वाष्प दाब में जो अवनमन निकाला था हमने, वो अवनमन डेल्टा P से निकाला था। अणुसंख्या गुणधर्म थे 4, हमने 4 अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े थे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये अणुसंख्या गुणधर्म था। फिर 2 नंबर था कवथनांक में उन्नयन, ये अणुसंख्या गुणधर्म था। फिर था हिमांक में अवनमन, और लास्ट में था प्राशण दाब। तो इन सारों से संबंधित यहाँ वांट ऑफ गुणांक I का मान आएगा, इन सारे अणुसंख्या गुणधर्मों पर, और वांट ऑफ गुणांक I का मान होता है तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा P, और फिर ऊपर प्रेक्षित नीचे सैद्धांतिक। यानी वाष्प दाब में अवनमन आप जो एक्सपेरिमेंट से निकालोगे उसकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, और सूत्र के अनुसार आप वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो निकालोगे उसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी, और दोनों का अनुपात करेंगे तो वो वाट ऑफ गुणांक I हो जाएगा। इसी प्रकार यहां बराबर लगा रहा हूं डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TB, ऊपर लिखना प्रेक्षित और नीचे लिखना सैद्धांतिक, ऊपर तो प्रेक्षित और नीचे सैद्धांतिक लिख देना। तो अब देखना डेल्टा TB क्या था, कवथनांक में उन्नयन, कवथनांक में उन्नयन प्रेक्षित, यानी कवथनांक में उन्नयन आप और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से निकालोगे उसकी वैल्यू तो ऊपर हो जाएगी, और आप सूत्र के अनुसार और कवथनांक में उन्नयन निकालोगे उसकी वैल्यू नीचे हो जाएगी। और इसी प्रकार आप और देखना, जैसे डेल्टा TF और नीचे भी डेल्टा TF, और ऊपर लिख देना प्रेक्षित और नीचे लिख देना सैद्धांतिक, ऊपर प्रेक्षित नीचे सैद्धांतिक। डेल्टा TF क्या था, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन प्रेक्षित, यानी एक्सपेरिमेंट से आप हिमांक में जो अवनमन ज्ञात करोगे उसकी वैल्यू तो ऊपर लगा लेना, सूत्र के अनुसार आप हिमांक में अवनमन ज्ञात करोगे वो नीचे रख लेना, और दोनों का आप अनुपात जो ज्ञात करोगे वो अनुपात I के बराबर आ जाएगा, अर्थात वो वाट ऑफ गुणांक कहलाएगा उन दोनों का अनुपात। इसी प्रकार ये सारे आप कुछ ध्यान में रखना। हाँ, एक और लिख सकते हैं, एक दूसरा ये पाई अपॉन पाई लिख सकता हूं मैं, यहाँ ऊपर वाले में प्रेक्षित और नीचे वाले में आप सैद्धांतिक कर लेना। आप जानते हो पाई क्या होता है, पाई होता है प्राशण दाब, अणुसंख्या गुणधर्म प्राशण दाब उसको पाई से दर्शाते हैं, तो पाई प्रेक्षित बटे में पाई सैद्धांतिक। इसका अर्थ हो गया कि आप एक्सपेरिमेंट से जो प्राशण दाब की वैल्यू निकालो वो तो ऊपर रख लेना, और सूत्र के अनुसार जो आपको मैं सूत्र दूं, यौगिक दूं, उस यौगिक का सूत्र देखिए, और सूत्र का आप जो प्राशण दाब निकालो वो प्राशण दाब आप नीचे रख लीजिए, और दोनों का अनुपात आप ज्ञात करोगे वो अनुपात वाट ऑफ गुणांक I कहलाएगा। ये थोड़े से आप अणुसंख्या गुणधर्मों पर आधारित हमारे जो वाट ऑफ गुणांक I के मान है वो इस प्रकार निकाले जाते हैं। इनका आंकिक प्रश्न हम अभी हल करेंगे, थोड़ा कुछ और पढ़ते हैं पहले। और अब एक शर्त सुनिए, जब विलय का विलयन में, जब विलय पदार्थ का विलयन में आयनन हो जाता है या संगुणन हो जाता है, आयनन तो कहते हैं आप विलय पदार्थ को ऊपर से जब मिलाओगे विलायक में, तो मतलब अगर वो आयनों के रूप में टूट जाए, टुकड़ों में टूट जाए, तो उसे आयनन बोलते हैं। और संगुणन एसोसिएशन यानी इकट्ठा होना, एकत्रित होना। यदि आप विलय पदार्थ को विलायक में मिलाओ और वो विलय के कण और विलायक के कणों के साथ जाकर के मिक्स हो जाए, मिश्रित हो जाए, बड़ा कण बना ले, एसोसिएट हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि संगुणन हो गया। तो विलय के कण जब विलायक के कणों के साथ जाकर
मिश्रित तो हो जाते हैं, यानी बिखरते नहीं है सॉल्यूशन में, बल्कि मिश्रित तो होकर के एक बड़ा कण बना लेते हैं, तो उसे बोलते हैं संगुणन, एसोसिएशन। तो याद रखना एक शर्त है कि विलय का जब विलीन में आयनन या संगुणन हो जाता है, विलय पदार्थ का जब विलायक बोलूंगा, विलय पदार्थ का जब विलायक में संगुणन हो जाता है या वियोजन हो जाता है, तो अणु संख्या गुणधर्म में उनको कुछ समीकरणों द्वारा हम दर्शाते हैं, और वो समीकरण आप अणु संख्या गुणधर्मों के आधार पर याद रखना। जैसे हम पहला अणु संख्या गुणधर्म हमने पढ़ा था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हमने ये पहला अणु संख्या गुणधर्म पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा है तो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और इसका व्यंजक हमने पढ़ा था P नॉट A माइनस PA बटे में P नॉट A और इजिकल टू XB, ठीक है ना। अब बताता हूं, P नॉट A तो वहां शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, अगर आपको याद आ रहा है, जैसे विलायक मतलब पानी, जैसे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तो P नॉट A था, और याद रखना विलयन का वाष्प दाब PA था। P नॉट A तो विलायक का था और PA विलयन का था, तो ये नीचे वाला भी P नॉट A तो विलायक का, तो विलायक का माइनस कर देंगे विलयन का वाष्प दाब बटे में विलायक का वाष्प दाब और बराबर XB जो विलय पदार्थ आप ऊपर से मिला रहे हो उनके मोल भी हैं। XB क्या है, जो विलय पदार्थ आप किसी विलायक में मिला रहे हो उस विलय के मोल भी हैं XB। तो अब ये बन गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का व्यंजक, और इस व्यंजक का हमें वांट हाफ गुणांक I के साथ संबंध दर्शाना है। तो याद रखने हेतु बता रहा हूं तरीका, आप यहां I लगा देना, XB आपने मोल भी लिखा है ना, मोल भी के जस्ट गुणा में आगे या पीछे कहीं आप I कर दीजिए, तो P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इजिकल टू I, यानी I हो गया वांट हाफ गुणांक फैक्टर इनटू XB यानी मोल भी। तो वांट हाफ गुणांक फैक्टर जिसे आप बोलते हो वांट हाफ गुणा यानी वांट हाफ फैक्टर, और मोल भिन्न का गुणा है वो इन दो राशियों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का और वांट हाफ गुणांक के साथ संबंध है। तो हालांकि कभी प्रश्न पूछा नहीं है, फिर भी प्रश्न यूं पूछा जा सकता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व्यंजक का या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का और वांट हाफ गुणांक I के साथ संबंध लिखिए, तो आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद में दूसरा, अगर आपको याद आ रहा है तो दूसरा हमने अणु संख्या गुणधर्म पढ़ा था कवथनांक में उन्नयन। क्या पढ़ा था? कवथनांक में उन्नयन, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कवथनांक में उन्नयन पढ़ा था। तो कवथनांक में उन्नयन हम डेल्टा टीपी से दर्शाते हैं। तो याद रखना डेल्टा टीपी इजिकल टू, जैसे मैं व्यंजक लिख रहा हूं, डेल्टा टीपी इजिकल टू के बी और इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए और गुणा में 1000 ऊपर की तरफ। तो कवथनांक में उन्नयन का अगर आपको व्यंजक याद आ रहा है तो हमने पढ़ा था डेल्टा टीबी, इसे बोलते हैं कवथनांक में उन्नयन, और के बी इसे बोलते हैं मोलल कवथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल कवथनांक उन्नयन स्थिरांक। डब्ल्यू बी को हम बोलते हैं विलय पदार्थ का भार ग्राम में, एमबी को बोलते हैं विलय पदार्थ का अणुभार ग्राम में, और डब्ल्यू ए बोलते हैं विलायक का भार ग्राम में, और ऊपर यहाँ ग्राम किलोग्राम के हिसाब से 1000 सूत्र में यूज किया गया था, ग्राम को किलोग्राम में और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने हेतु। तो अब यहाँ ये बन गया हमारा व्यंजक। ये व्यंजक है आपके कवथनांक में उन्नयन का, और इस व्यंजक का हमसे पूछे कि कवथनांक में उन्नयन का आप वांट हाफ गुणांक I के साथ संबंध दर्शाइए, तो आप याद रखना जैसे ये है, मैं यहां और I लगा देता हूं। डेल्टा टी बी बराबर के बी था, तो के बी से पहले I लगा दिया,
कोई गलत नहीं है। अगर आप लास्ट में यहाँ आई कर दो तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, गुणा में है राशि, ठीक है ना। तो आप तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कहीं लगा दीजिए आई, इसके बाद आप कहीं आई लगा दीजिए तो आई जोड़ दिया तो आई क्या हो गया, 1/2 गुणा। तो इस कवथनाक में उनयन के साथ 1/2 गुणा का आई का ये संबंध होता है, आप याद रखना। फिर तीसरा अनुसंख्या गुणधर्म हमने पढ़ा था हिमांक में अवनमन। कौन से वाला, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन याद रखना बिल्कुल इसके जैसा ही था। कैसे, जैसे यहां मैंने डेल्टा टी भी लिखा है तो यहां हिमांक के लिए मैं लिखूंगा डेल्टा टी एफ। एफ क्यों लगा रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। हिमांक में अवनमन यानी कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपके हिमांक में अवनमन। तो आप बोलते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टी एफ आता है। और ये वाला कवचनाक बॉइलिंग पॉइंट था तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी आता है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी आता है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एफ आता है, बाकी व्यंजक वही है। तो डेल्टा टी एफ, यहां डेल्टा टी बी तो यहां डेल्टा टी एफ बराबर का निशान, यहां के बी तो यहां लिखूंगा के एफ क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एफ आएगा के एफ। और बाकी गुणा में आगे सेम का सेम हो डब्ल्यू बी बटे एम बी, नीचे गुणा में डब्ल्यू ए, ऊपर गुणा में 1000, ठीक है ना। और यहां इस वाली राशि में यहां आप कहीं आई जोड़ दीजिए तो 1/2 गुणांक का संबंध किसके साथ आ जाएगा, हिमांक में अवनमन के साथ। मैं यहां पहले ही लगा देता हूं, ठीक है ना। डेल्टा टी एफ इजिकल टू आई इंटू के एफ और बाकी राशि बोले दीजिए। तो हमसे पूछे कि हिमांक में अवनमन का आप 1/2 गुणांक के साथ संबंध लिखिए तो आपको ये व्यंजक लिख देना है, यानी पहले हिमांक अवनमन वाला और उसमें आप गुणा में आई लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए, आपका व्यंजक सही हो जाएगा। लास्ट जो अनुसंख्या गुणधर्म था वो था प्रासरण दाब। वो क्या था, प्रासरण दाब। हमने 4 अनुसंख्या गुणधर्म पढ़े थे और 4 अनुसंख्या गुणधर्म के साथ ही 1/2 गुणांक का संबंध होता है, क्योंकि 1/2 ने क्या किया, और जो सॉल्यूशन में अनुसंख्या गुण होते हैं, अणुओं की संख्या होती है, उन अणुओं की संख्या के आधार पर ही तो आपके असामान्य अनुभार को स्पष्ट किया और असामान्य अनुभार को ज्ञात करने हेतु एक फैक्टर दिया जिसे आई कहा गया। तो प्रासरण दाब, और याद रखना प्रासरण दाब पाई बराबर आप लिखते हो, अगर आपको याद आ रहा है तो डब्ल्यू बी बटा एम बी, ऊपर आर इंटू टी, नीचे गुणा में v। ये होता है किसका व्यंजक, ये आपके पाई बराबर डब्ल्यू बी आर इंटू टी और बटे में एम बी इंटू वी। यहां पाई प्रासरण दाब हो गया। डब्ल्यू बी विलेय पदार्थ का भार। आप विलेय पदार्थ जैसे नमक है, आप पानी में लाते हो तो नमक तो विलेय हो गया, तो विलेय पदार्थ का भार ग्राम में डब्ल्यू बी, और उसी विलेय पदार्थ का अणुभार एम बी, और आर गैस स्थिरांक होता है जो हमें जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होती है, वो 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स वो रखा जाता है। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप बोलते हैं। तो परम ताप जितना आपको टेम्परेचर दे, जैसे 26 डिग्री, 27 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, आप 273 में जोड़ दीजिए तो आपके परम ताप बन जाएगा। सामान्य ताप जितना डिग्री में आपको दिया है उसको आप 273 में जोड़ दीजिए तो परम ताप आ जाएगा। और नीचे V आयतन यानी सॉल्यूशन यानी विलयन का आयतन कितना है वो लीटर या मिलीलीटर में दिया हुआ हमें मिलेगा। इस प्रकार से आप ध्यान में रखना। तो अब इसमें हम 1/2 गुणांक आई के साथ संबंध लिखे तो आप जस्ट यहां इस राशि के साथ यहां आई लगा दीजिए बस। पाई बराबर आई इंटू डब्ल्यू आर टी बटे में एम बी इंटू वी, आप कहीं आई जोड़ दीजिए गुणा और व्यंजक सीख जाएगा। इसका एक व्यंजक और होता है प्रासरण दाब का, थोड़ा आप वो भी याद रखना। वो मैं लिख रहा हूं पाई बराबर सी आर टी। यहां सी सांद्रता है, आर गैस नियतांक है, टी परम ताप है और पाई प्रासरण दाब आप जानते हो। तो सांद्रता पदार्थ की दी हुई मात्रा आपको दी हुई मिलेगी और ये आर गैस नियतांक हो जाएगा और टी परम ताप हो जाएगा। और यहां इसके साथ आई लगा देता हूं तो एक व्यंजक प्रासरण दाब का 1/2 गुणांक के साथ ये भी याद रखना।
तो परासन दाब हमसे पूछे कि परासन दाब और वहां का गुणांक आई में संबंध का समीकरण लिखिए या संबंध दर्शाने का व्यंजक लिखिए, तो आपको इस प्रकार से ये भी लिख देना है और ये भी लिख देना है।